राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपी एपीओ का सिलेबस क्या है, यूपी एपीओ के लिए कितने स्तर के एग्ज़ाम होते हैं, इसके लिए क्या योग्यता है, कितने समय का जो है पेपर होता है, पूरा डिटेल में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी। ठीक है, सहायक अभियोजन अधिकारी क्या होता है, इसी को व्यवहार में सरकारी वकील भी कहा जाता है। ठीक है, सहायक अभियोजन अधिकारी सरकारी अधिवक्ताओं में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये सबसे छोटा पोस्ट होता है। सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में जब आपकी नियुक्ति होती है, तब आप जो क्रिमिनल कोर्ट हैं मजिस्ट्रेटों के, उस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपको सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। तो सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसको एपीओ कहते हैं, सरकारी वकील के नाम से भी जाना जाता है, ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसकी परीक्षा संचालित की जाती है। यानी लोक सेवा आयोग, हर स्टेट का लोक सेवा आयोग अपने यहाँ आवश्यकता अनुसार इसकी वैकेंसी निकालता है, फिर उस पर 3 स्तर के एग्ज़ाम संपन्न कराए जाते हैं। हाँ, हर स्टेट में अलग अलग स्तर के एग्ज़ाम हैं, कहीं कहीं पे केवल 2 स्तर के ही एग्ज़ाम हैं, सीधा मेंस और इंटरव्यू होता है। उत्तर प्रदेश में 3 स्तर के एग्ज़ाम इसमें संपन्न कराए जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। तो 3 स्तर के एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में इसके लिए संचालित किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को, यानी किसी भी बच्चे को सहायक अभियोजन अधिकारी बनना है, ध्यान दीजिएगा, ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है। ठीक है, ये कोई क्लर्कियल पोस्ट नहीं है, ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है सहायक अभियोजन अधिकारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एपीओ का फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, इसके सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर ये वैकेंसी आती है, इसको एपीओ के नाम से बहुत फेमस है, हर बच्चा जानता है यूपी एपीओ। ठीक है, इंतजार रहती है यूपी एपीओ आने की। सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, आसान होता है। हम लोग इस पे 2 चीज़ों पे चर्चा करेंगे, एपीओ की तैयारी करने का सही समय क्या होगा और एपीओ की तैयारी कैसे करें, तो समय क्या होगा, फिर जो उचित समय पे भी कैसे करें, और इसके लिए सिलेबस क्या है, क्या योग्यताएं हैं। तो पहले हम लोग योग्यता पे चर्चा करते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी या तो आप एलएलबी क्वालिफाई कर चुके हो, यानी डिग्री आपको मिल चुकी हो, डिग्री मतलब एलएलबी आपका कंप्लीट हो गया हो, या आप अपेयरिंग में हो। अपेयरिंग का मतलब लास्ट सेमेस्टर में आप चल रहे हों, या तो एग्ज़ाम दे चुके हों या एग्ज़ाम देने वाले हों, यानी लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो कि लास्ट टाइम तक आपके पास, यानी जब तक ये एग्ज़ाम संपन्न हो पूरा, आपके पास डिग्री आपके हाथ में आ जाए। ठीक, उत्तर प्रदेश कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी एपीओ का फॉर्म भरने के लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, केवल और केवल एलएलबी की डिग्री आपके हाथ में आ जाए, या आप अपेयरिंग में हैं यानी लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, या लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलएलएम किए हैं तब भी कर सकते हैं, एलएलबी किए हैं तब भी भर सकते हैं। हाँ, बीए या बीएससी या बीकॉम किए हैं तो आप नहीं भर सकते हैं जब तक आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ना हो। ठीक है, वो एलएलबी की डिग्री चाहे 5 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करके आपने हासिल किया हो, चाहे 3 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करके हासिल किया हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थान से आपने प्राप्त किया हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त किया हो, इससे मतलब नहीं है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की हो। चलिए, अब इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है 21 वर्ष। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो गई है तो आप एपीओ की वैकेंसी आने पर फॉर्म भर सकते हैं। 21 से कम एज नहीं होनी चाहिए।
मिनिमम 21 साल है, चाहे वो जनरल वर्ग का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो, मिनिमम एज सबके लिए एक है। मैक्सिमम एज में जनरल के लिए 40 साल, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो जनरल वर्ग में जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का रिजर्वेशन दिया गया है, एज की बाध्यता उनके लिए भी 40 वर्ष ही है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, वो 43 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। SC ST 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी वो अगर 21 साल की उम्र उनकी पूरी हो गई तो 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या योग्यताएं हैं इसके लिए, यानी LLB की डिग्री हो और आपके पास ये एज क्वालिफिकेशन हो। अब हम लोग चलते हैं इसके 3 स्तर का जो एग्जामिनेशन है, इन 3 स्तर के एग्जामिनेशन पे प्रथम स्तर का जो एग्जामिनेशन है, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक तरह से छटनी भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ छांटा जाता है बच्चों को, लेकिन पास किया जाना ये भी कंपलसरी है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा का जो मार्क्स होता है वो मुख्य परीक्षा में काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो मार्क्स है वो मुख्य परीक्षा में काउंट नहीं किया जाता है। मुख्य परीक्षा का जो मार्क्स है वो और जो इंटरव्यू होता है, ये दोनों नंबर जोड़ करके मेरिट बनाई जाती है। यानी मुख्य परीक्षा और जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी इंटरव्यू जो होता है 50 नंबर का, वो दोनों मार्क्स आपस में जोड़े जाते हैं। उसके बाद जो है मेरिट डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे, प्रारंभिक एग्जाम पे। प्रारंभिक एग्जाम में जो है टोटल 1 पेपर होता है, केवल और केवल 1 पेपर होता है, समय मात्र 2 घंटे का होता है। ठीक, यानी टोटल 1 पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में टोटल यहाँ पे 4 पेपर होते हैं और समय 4 तिहाई 12 घंटे का होता है, यानी हर एक पेपर 3-3 घंटे का होता है। तो मुख्य परीक्षा में 3 घंटे का 1 पेपर होता है, टोटल पेपरों की संख्या 4 होती है। प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 पेपर होता है, टोटल समय मात्र 2 घंटे का होता है और ये जो 1 पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो 50 नंबर GS का पार्ट होता है और उसमें से 100 नंबर जो है लॉ का क्वेश्चन होता है। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर, इसमें जनरल साइंस जिसको GS कहते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर तक, यानी 8 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। दूसरा है करंट इवेंट, ठीक है, यानी तुरंत की जो घटनाएं हैं, तात्कालिक घटनाएं हैं वो, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर के होंगे, हर एक नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो तात्कालिक घटनाएं जो घटित होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हमारे देश के भीतर की हों या हमारे देश से बाहर की हों, यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास से 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का इतिहास भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल से भी पूछा जाएगा, मध्यकाल से भी पूछा जाएगा और आधुनिक इतिहास से भी पूछा जाएगा, यानी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 8 होगी। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या आप कह सकते हैं, अंग्रेजों के आगमन से लेकर के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंग्रेजों के आगमन के समय में ही, ठीक है, आगे चल के ये आपका संवैधानिक विकास शुरू होता है, यानी 1946 में, ठीक है, संविधान का निर्माण किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 1700 से लेकर के और 1950 तक ये और पूरे संविधान से जो मेन टॉपिक है वहाँ से पॉलिटी के नाम पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल इससे 8 क्वेश्चन रहेंगे।
फिर है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, विश्व का जो भूगोल है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो एपीओ का तो जो जनगणना के रिकॉर्ड है उसको देख करके जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री तैयार है अच्छे से विद कॉन्स्टिट्यूशन तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट भी सही कर लेंगे, इंडियन पॉलिटी भी सही कर लेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग एक दूसरे से मैच खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छे से तैयार है, कहाँ से लेकर के अंग्रेजों के आगमन से लेकर के पूरा संविधान अगर आपका तैयार है अच्छे से, तो आपका उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कवर हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी भी कवर हो जाएगा, और जो आपका यहाँ कह सकते हैं कुछ करंट इवेंट में भी क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको होगा इससे। उसके बाद पार्ट 2 जो लॉ का पेपर होगा, लॉ का पेपर जीएस का पेपर एक ही में होता है, 150 नंबर का, 50 नंबर ये जीएस का होगा। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे ये 8 नंबर 10 नंबर 8 नंबर 8 नंबर करके बताया कि करके जो लॉ के पेपर होते हैं वो मात्र 3 पेपर हैं। आईपीसी, ठीक है, इंडियन पैनल कोड 35 नंबर का, यानी आईपीसी से प्रारंभिक परीक्षा में 35 नंबर पूछा जाएगा, यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आईसीए, ठीक है, आईसीए नहीं होगा, आईईए होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 25 क्वेश्चन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, यूपी पुलिस एक्ट एंड पुलिस एक्ट का जो रेगुलेशन है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 15। तो इस तरह से 35 25 दूना 50 और 35 15 50, ठीक है, तो 50 50 100 नंबर ये हो गया। और ये जीएस के पार्ट से जो है 50 नंबर 150 नंबर का ये पेपर आपका पूछा जाएगा यहाँ से। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आईपीसी है, 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका। ठीक, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में, हाँ, यहाँ पे फिर इस 150 क्वेश्चन में मेरिट बनती है। अब मेरिट कितनी जाती है वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी आती है। ये मेरिट 110 भी जा सकती है, 105 भी जा सकती है, 115 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, 90 भी जा सकती है, डिपेंड करता है वैकेंसी पे, कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस लेवल का पेपर बनाया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एक सीट पे 10 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है, यानी 100 सीट आई है तो 1000 लोग क्वालिफाई करेंगे और वो जाके मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के योग्य होंगे। इसको रिटन एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं मेंस में। हाँ, ये नंबर आपका इधर काउंट नहीं किया जाएगा, जो नंबर काउंट होंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के होंगे, इसलिए सबसे टफ पेपर अगर होता है तो मेंस एग्जामिनेशन का होता है। यहाँ आपको खुद लिखना पड़ता है, यहाँ केवल गोला भरना पड़ता है, ठीक है, टिक टिक करना होता है, केवल उत्तर विकल्प 4 दिए रहते हैं, उसी में से सही उत्तर आपको सही उत्तर पे टिक करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, उत्तर आपको लिखना पड़ता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये विषयनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं। तो अब इसमें जीके, ठीक है, यानी जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा पूरा 100 नंबर का, 3 घंटे का समय होगा। फिर यहाँ कोई क्वालिफाइंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ सब के सब स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, सब में अच्छे नंबर्स आपको लाना जरूरी होता है, ठीक है, सारे पेपर के नंबर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी से भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको और डिटेल में अगर जानकारी करना है इसके बारे में तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क सूत्र हमारा है 91 61 11 30 61, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो जीके से 100 नंबर, फिर जनरल हिंदी से भी 100 नंबर पूछा जाता है।
और जीके और जनरल हिंदी का जो लेवल होता है वो हाई स्कूल लेवल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, हमारे संस्थान में एपीओ, पीसीएसजे, एचजेएस सभी की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। ठीक है, जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, एपीओ की तैयारी के लिए या पीसीएसजे या एचजेएस की तैयारी करने के लिए वो संपर्क कर सकता है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और वो अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ नोट्स भी उपलब्ध हैं, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स भी मुहैया कराया जाता है। आइए, जो तीसरा सब्जेक्ट है वो लॉ का होता है, तीसरा और चौथा, यानी 2 पेपर लॉ के होते हैं। पहले में सीआरपीसी यानी क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर एंड, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में इसी में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का मतलब है इसी में आईपीसी और सीआरपीसी एक साथ रहता है तथा पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से भी प्रश्न उसी में पूछे जाते हैं। तो लगभग पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 नंबर पूछे जाते हैं। बाकी जो है टोटल नंबर जो है सीआरपीसी और आईपीसी से होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, यानी कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का पेपर होता है, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो चौथा पेपर होता है वो एक पेपर अपने आप केवल इंडियन एविडेंस एक्ट का होता है, लॉ ऑफ एविडेंस का होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, इसीलिए एविडेंस एपीओ की परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सब्जेक्ट से अपने आप एक पेपर बनाया जाता है और वो पूरे 100 नंबर का होता है, जबकि जो दूसरा लॉ का फर्स्ट पेपर है उसमें सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट 3 मिला करके 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहाँ अकेले ही एविडेंस से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से एपीओ के एग्जाम के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आईपीसी होता है, क्योंकि यहाँ से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस के एग्जाम की दृष्टि से एविडेंस का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये अकेले 100 नंबर का एक पेपर होता है। ठीक, और उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू, ठीक है, ये 50 नंबर का होता है। इंटरव्यू में हाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फेल करने का कोई सिस्टम नहीं है। मिनिमम आपको 17 नंबर इंटरव्यू में ज़रूर दिया जाएगा, आप चाहे किसी प्रश्न का उत्तर दे पाएँ या ना दे पाएँ। लेकिन ये कम नंबर लाए रहेंगे तो अगर मेंस में अच्छे नंबर नहीं हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप मेंस एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर लेकर के आएँ, लगभग 250 नंबर तक आप लेकर के आइए मेंस में। उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप 20 नंबर भी पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपने 250 नंबर ले आए आप तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अगर 100 सीट से ऊपर आता है, ठीक है, 100 सीट से अगर ऊपर वैकेंसी आती है और आप अगर मेंस में 250 नंबर ले आए हैं तो इंटरव्यू में आपको 20 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएगा एवरेज, तो आपके 270 नंबर हो जाएंगे और 270 नंबर पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, मुख्य परीक्षा का सिलेबस और इंटरव्यू का, इस 3 स्तर के एग्जाम हैं। पहला मेंस एग्जामिनेशन, प्रारंभिक एग्जामिनेशन संपन्न होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन कितने समय के बाद कराया जाए, ऐसा कोई समय की बाध्यता नहीं होती है। वो 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि पहले हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए भी टाइम होना चाहिए। अगर पहले से आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो आप 1-2 महीने में पढ़ के ना तो एपीओ क्वालिफाई कर पाएंगे ना ही मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए सही समय यह है कि आप वैकेंसी का इंतज़ार किए बगैर अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर दें, अगर आपको तैयारी करना है तो। हाँ, इस पे हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि एपीओ की तैयारी करने का सही समय क्या होता है। ये वीडियो तो केवल सिलेबस पे था, मैंने इसमें आप लोगों को सिलेबस बताया है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि रह गया, नहीं बताया गया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं।